सर आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। और हम चाहते हैं सर, गुजारिश है आपसे कि हमारे जो विस्तार न्यूज़ जिसका टैगलाइन आपका अपना चैनल है, उसको आप बटन दबा के स्टार्ट करें सर। मेरी अपनी ओर से आपका अपना चैनल विस्तार। मुखर्जी जी आपको नमस्कार। नमस्कार। विस्तार चैनल का आज शुभारंभ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और ख़ासकर इसकी विशेषता ये कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी का आप उपयोग कर रहे हो वर्तमान के समय में, ये पूरे प्रदेश का मान बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी है। और जिस ढंग का मैंने अभी घूम कर के स्टूडियो और बाकी चीज़ें देखी है, मुझे बहुत गर्व है कि हमारे लिए अब हमारा एक ऐसा स्थान बन गया जिसके आधार पर हम दिल्ली के बजाय अपने प्रदेश पे भी गर्व कर सकते हैं। अपना खासकर आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़, ये यश परमात्मा की दया से आपको ये यश मिले कि ये अपनी सफलता के झंडे गाड़े। मुकुंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चुनाव के बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बीच में से विस्तार न्यूज़ आए हैं, इसका अपने हाथों से शुभारंभ किया। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल की टैग लाइन ही है कि आपका अपना चैनल। तो हम कोशिश करेंगे आपसे कि हम आपसे अपनेपन की बात करें और आपके बारे में जो जनता जानना चाहती है, आपकी उस शख्सियत के बारे में। एक राजनीति से अलग एक आपकी ऐसी शख्सियत है जिसको लोग कम जानते हैं। और हम लोग की पूरी कोशिश है कि आपकी उस शख्सियत को, उस मेहनत को और आपका जो विज़न है मध्य प्रदेश को लेकर, उसको सामने लाया जाए। डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि एक उज्जैन के माधव साइंस कॉलेज से एक छोटे प्रतिनिधि से लेकर मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद तक आने के पीछे आपका जो सब कुछ था, तो वो क्या था? संकल्प, मेहनत या किस्मत? देखो, दोनों बातें हैं। ईश्वर के हाथ में है विधान के किसको कहाँ जाना है। ये अलग बात रहती कि हम अपने स्तर पर जो जहाँ जिस प्रकार का काम मिले उसको डूब करके आनंद के साथ कर दें, बाकी प्रारब्ध पे छोड़ दें, परमात्मा पे छोड़ दें। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं शुरू से काम करता हूँ, काम करके अपने तरफ से 100% देने का प्रयास करता हूँ, बाकी ईश्वर के हाथ में है। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना, 82 में, 83-84 में प्रेसिडेंट बना। तो अब जैसे उस समय लगा कि हमारे यहाँ 84 में वो दौर था जब स्वामी विवेकानंद की शताब्दी चल रही थी, तो ब्लेजर मिलता था हर एक प्रेसिडेंट को कि वो ब्लेजर पहन करके अपनी शपथ ले, पैसा वहाँ से देते थे। तो हमने कहा हम ब्लेजर नहीं पहनेंगे, हमारे पैसे से हम अपनी कॉलेज में प्रतिमा बनवाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा उस समय हमने बनवाई थी। ऐसे कई घटनाक्रम याद आते हैं आज इस मुकाम पे आकर के कि वो 17 साल की उम्र थी, कुल मिला के कोई उम्र ज़्यादा थी नहीं, लेकिन परमात्मा की दया से जो काम मिले अच्छे से करने की आदत है। मुखर्जी जी, आप जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन के बाद से विस्तार न्यूज़ लगातार आपके साथ है। जहाँ जहाँ आप गए हम लोग आपके साथ हैं, आपके विज़न और आपको तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, प्लीज़। हम खबर दिखाते हैं, इसीलिए तो जहां खबर होती है वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। 22 फरवरी 2024, इस्कॉन मंदिर उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस्कॉन मंदिर में पहुंचे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 18 वर्ष पहले भक्ति चौधरी महाराज साहब की मौजूदगी में इस्कॉन मंदिर के सेंटर का शुभारंभ हुआ था। 1 मार्च 2024, इन्वेस्टर समिट उज्जैन। सबसे पहले तो आपने जो सोचा था वो पूरा हुआ, क्या कहेंगे? ये आनंद की बात है, परमात्मा की कृपा है कि हम सब मिलकर के ये आज उज्जैन में विक्रमोत्सव का शुभारंभ हुआ। 3 मार्च 2024, यादव महाकुंभ लखनऊ। हाईकमान ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बड़ी जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश और बिहार को साधने के लिए। नहीं, मेरे को इस तरह से मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं आया हूँ, लेकिन पार्टी हाईकमान जो आदेश देगा पार्टी के नाते से, तब मैं उसी बात करूँगा। 9 मार्च 2024, बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन गुरुग्राम। गुड़गांव में हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश में भी थे, बिहार में भी थे, अब हरियाणा में हैं। 4 मार्च 2024, राम मंदिर अयोध्या। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मौजूद हैं, जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करके वापस लौटे हैं।
जहां खबर वहां विस्तार। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। मुझे को अंदाजा नहीं था कि यहाँ तक को अच्छा देखिए, आप उज्जैन से आप दूसरी शख्सियत है जो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। इसके पहले डॉक्टर प्रकाश चंद्र सेठी थे। डॉक्टर साहब, हम लोग ये सब जानते हैं कि उज्जैन में आपके शुरुआती दिन बहुत संघर्ष वाले थे। आपने भी 7 दिन पहले ट्विटर पे एक फ़ोटो डाली थी, एक चाय की दुकान पे चाय बनाते। हम उस फोटो को दिखाना चाहेंगे। सर, क्या कहानी थी और चाय की दुकान से आपका क्या रिश्ता रहा है जो आप इतने प्रसन्नता के साथ उसको संघर्ष के पुराने दिनों की याद के साथ डाला? देखिए, कॉलेज जीवन से वैसे हमारा खेती किसानी का परिवार है। पिताजी ने काल के प्रभाव में जब हमारी पढ़ाई वगैरह हो रही थी उस समय कठिन दौर था, मिल का समय था। पिताजी ने खेती के अलावा मिल में भी काम करके हम लोगों का लालन पालन किया। तो मैं कॉलेज जीवन से भी अपनी स्वयं की होटल, पहले रेस्टोरेंट चलाता था, चाय रेस्टोरेंट वगैरह, बाद में फिर खाने की होटल डाली। तो कुल मिला करके काम करते करते पढ़ना, आगे बढ़ना, चुनाव लड़ना, कार्यकर्ताओं के लिए काम करना, सदैव भाव रहता है। तो मुझे लगता है कि हम कोई भी स्थान पर रहे, लेकिन मूल तो हम जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता का मूल भाव बना रहना चाहिए। तो मैं सहज जा रहा था, चक्का जाम हो गया। अच्छा। हमारे कई कार्यकर्ता थे, तो हमने कहा हम चाय पिला देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। इसके पहले एक वीडियो और आपने डाला था, समोसे उठा के आप सबको खिलाने लगे थे बड़े स्नेह के साथ। तो बहुत तो डॉक्टर साहब, हमने आपको उज्जैन में टीचर से बात की तो जो बात निकल के आई तो तारीफ की कि आप छात्र राजनीति तो करते ही थे मगर आप बेहद विनम्र थे। तो ये छात्र राजनीति और विनम्रता का रिश्ता बड़ा कुछ समझ में नहीं आता कि राजनीति कर रहे हो और हम लोग जो अब देख रहे हैं कि राजनीति में जो छात्र हैं बड़े उग्र होते हैं, मगर आप बेहद विनम्र निकले। देखिए, मैं आज भी मुख्यमंत्री रहा, उसके पहले शिक्षा मंत्री रहा हूँ, टूरिज्म में चेयरमैन रहा, यूडीए में चेयरमैन रहा। हमारा मूल पिंड हमारे अपने काम पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कॉलेज जीवन से छात्र राजनीति में हम रहे, विनम्रता के साथ सारे शिक्षकों के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कांग्रेस के शासनकाल में एक बार हम पे पुलिस मुकदमा भी बन गया, मैं गिरफ्तारी थी मेरी, लेकिन हमारे डॉक्टर एस.एल. छाजलानी साहब प्रिंसिपल थे, उनने अपने बलबूते पर मेरी प्रैक्टिकल परीक्षा 4 दिन बाद होने वाली जो पुलिस को इन्फॉर्म थी उनने खुद ने करवा दी। ये हमारे संबंधों का एक तरह से आदर भी रहता है और एक प्रेम भी है। जो शिक्षक अपने लिए अगर अपन अच्छा व्यवहार करो तो अपने को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ये अलग बात है कि मित्रों से पार्टी के स्तर पे कभी झगड़ा होता है, कोई बात होती तो उस दौर में तो वो सब भी करना पड़ता है, लेकिन हमारा अपनी व्यवस्था से जुड़े हुए, खासकर जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारे संबंधों पे, व्यवहार पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जितना आप इसकी गहराई में जाओगे उतना उसका लाभ भी मिलता है। मेरी लगभग 20 साल तो मैं कांग्रेस के शासनकाल में ही अलग अलग मोर्चों पे लड़ता हूँ, अपनी पहचान बनाता हुआ आया हूँ। तो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई इशू को मैंने जब उठाया तो हमेशा सब दूर से सपोर्ट भी मिलता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। वो तो बहुत कठिन दिन थे। कठिन हुए ना, 33 मुकदमे लगे अलग अलग प्रकार के। उसमें कांग्रेस की सरकार के समय विद्यार्थी परिषद की बातें करना तो गुनाह ही जैसा बहुत कठिन जाता है। ये बात सही। जब हम आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जिन अवसरों पे अपने आप को दाव पे लगाना पड़ता है। और आपके टीचर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको सुनाते हैं। जो गुरु शिष्य की परंपरा उज्जैन में सांदीपनी के समय से चली आ रही है, वो आज भी बनी हुई है। उनके साथ वो उतने ही विनम्र हैं। लड़कियों के साथ में अगर किसी लड़के ने बदतमीजी की है तो वो हमेशा लड़कियों का बचाव करते थे। जब हम कहते हैं कि हाँ हमने पढ़ाया है तो हमको गर्व महसूस होता है। विनम्रता उनका हमको सर्वश्रेष्ठ गुण दिखाई दिया। उनमें जिसे कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी और लोगों को साथ लेने के जो क्वालिटी होती है वो जब वो पढ़ते थे तब से थी। मेरे को जुलॉजी पढ़ाया। अच्छा सर, ये लड़कियों वाला क्या मामला था, वो याद करें कि आप क्या को एजुकेशन होता है। को एजुकेशन में स्वाभाविक रूप से लड़कियां भी रहती है, लड़के भी रहते हैं, और ये कई बार ऐसा हो जाता है कि अपरिस्थिति बनती है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे लोग अगर वहाँ मौजूद हैं और किसी बहन के साथ बदतमीजी हो जाए तो उसको दृढ़ता के साथ रोकना कि ये नहीं चलेगा। तो इसका एक दोनों तरह से असर आता है कि जो नए विद्यार्थी रहते हैं एक तो वो इस व्यवस्था के आधार पर चलते हैं,
और दूसरा स्वाभाविक रूप से जिन बहनों के लिए अपन बात करते हैं उनके मन में भी इमेज आती है, अच्छा लगता है। पढ़ाई में कोई ना नहीं है, लेकिन किसी के साथ कोई बदतमीजी करे ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश की छात्राएं अब बेफिक्र रहें कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो उनकी जरूर, छात्राओं जरूर, की बहनों के हिफाजत लिए के लिए सारे कदम उठाएगा। बिल्कुल 100%, बिल्कुल मध्य प्रदेश की महिलाओं की हिफाजत के लिए सारे कदम उठाएगा। जरूर जरूर, बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं। सर एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि आप भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मगर उज्जैन में आपसे ज़्यादा कोई पॉपुलर शख्सियत हैं तो वो हैं आपकी बहन कलावती जी। वो 6 बार की पार्षद हैं, अभी सभासद हैं। उनका आपकी ज़िंदगी में क्या योगदान रहा? देखिए, मेरी बड़ी बहन है और बड़ी बहन होने के नाते से, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारे माताजी पिताजी चूँकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी अपनी एक दुनिया उनके ढंग से माँ बहुत धार्मिक थी, बहुत प्रेम करती थी। लेकिन ये दुनियादारी की बाकी व्यवस्थाओं में घर से बाहर कॉलेज में पहुंचाना, स्कूल में पहुंचाना, चिंता करना, तो ये मेरे से बड़ी दीदी कलावती दीदी करती थी। तो स्वाभाविक रूप से उनकी छाया में हम छोटे से बड़े हुए, तो उनसे प्रेम भी रहता है और उनसे सीखते भी हैं कि वो कितने अच्छे ढंग से काम करती है, कितने ध्यान रखती है। आज भी पूरा परिवार का, मेरे बच्चों का भी लालन पालन से लगा करके, आज वो कॉलेज में भी चले गए तो मैं एक बार भी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, मैं कोई किसी प्रकार के उनके गैदरिंग नहीं देख पाया, पर वो मेरी दीदी इसकी पूरी प्रॉपर चिंता करती है। एक घटना आपको सुना देता हूँ, मेरे जीवन का बहुत कठिन पल था वो। जैसे मैं यहाँ टूरिज़्म का चेयरमैन था, मेरी बेटी यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी हॉस्टल में, जैसे अभी मेरा बच्चा पढ़ता हॉस्टल में पढ़ता है। मैं शुरू से इस कुछ मामलों में अपने ढंग से जीता हूँ। तो मेरी बच्ची का फ़ोन आया कि पापा मैं MBBS फाइनल में आ गई हूँ, चिराई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, और आप शुरू से न तो मेरे प्राइमरी के किसी पेरेंट्स मीटिंग में आया, ना गैदरिंग देखा, ना मिडिल, ना हाई सेकेंडरी, ना ये कॉलेज वाला। तो चूँकि मेरा आखिरी साल है, मेरी इसी इच्छा है कि आप आए एक बार। तो मैं संयोग ऐसा रहा कि उस दिन कोई कारण ऐसा बना कि फिर चूक गया, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। तो मैं जाके अपने मनोहर डेयरी से मिठाई वगैरह लेकर के रात में पहुंचा, बेटी को आवाज़ दिया कि बेटी ज़रा इधर आओ। मुझे लगा कि मैं कैसे फेस करूंगा, कि उसने मेरे को कहा कि आप आज तक कभी कोई गैदरिंग अटेंड नहीं कर पाए, ना मीटिंग में आए, पहली बार तो आप आ जाओ एक बार, मेरे को लगे कि मेरे पापा कम से कम इसमें आ जाए। तो मैंने कहा कि मेरे को बहुत अंदर से दुख था। तो जैसे ही मैंने आवाज़ दिया हॉस्टल में कि बेटा कहाँ हो, तो वो एकदम चहकती हुई आई। तो मेरा आधा तो तनाव दूर हो गया कि चलो ये अब इसका गुस्सा नहीं है। तो मैंने कहा बेटा यार वो मेरा कोई काम है। बोला मेरे को मालूम था आपको कोई ना कोई काम आएगा, इसे मैंने बुआ जी को बुला लिया था। तो मेरी बुआ मतलब कलावती दीदी वो वहाँ मौजूद थी। तो इसी तरह से परिवार के बच्चे कब बड़े हो गए मेरे को मालूम नहीं पड़ता। मुखर्जी जी, आपके ज़िंदगी से जुड़े जितने किरदार थे हमने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। आपकी बहन जी ने भी आपके लिए कुछ कहा है? घर परिवार में सब भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण निश्चित रूप से सबसे लाडले रहें, और सभी लोगों ने उनको भरपूर ऐसा समय दिया कि वो समाज सेवा के लिए घर परिवार की चिंता किए बिना, संयुक्त परिवार होने के कारण वो अपने समाज सेवा के कार्यों पर ध्यान दे पाए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। जब घर का कोई सदस्य किसी बड़े जिम्मेदारी पर पहुंचता है तो खुशी तो होती ही है, और वो पहली बार जब उज्जैन आए तो एक बड़ी बहन के नाते तिलक किया मैंने उनको। तो उनकी शुरू से परिश्रम करने की आदत है, और मेहनत करने का, परिश्रम का परिणाम भी आता है। आज किसी भी जिम्मेदारी पर है, अपना स्वाध्याय, अपना व्यायाम, अपना जो भी दैनंदिन कार्य है, सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब चीज़ें सतत करते रहते हैं। और किताबें पढ़ने का उनको शुरू से ही बहुत शौक़ है। आज भी रात को सोते वक्त या कहीं भी यदि जा रहे हैं तो वो अपना स्वाध्याय उनका रहता है। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। बहन जी आपको इतने प्यार से याद कर रही हैं। एक चीज़ और आपको करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि आप जब भी अपने घर से निकलते, चूँकि आपका संयुक्त परिवार है, आपके पिताजी से कुछ पैसे मांग के निकलते हैं, क्या है? दोनों बातें हैं। क्या पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं, अच्छा, तो आशीर्वाद अच्छा लगता है। और उनको शुरू से उनके स्वभाव में है कि वो अपने, आज भी वो 98 के, लेकिन अपनी फसल बेचने मंडी वो खुद जाते हैं, खेती खुद कराते हैं। और जैसे खेती हमारी है तो आमतौर पर कोई सरकारी, जैसे कभी ओला पाला हो गया तो वो इसकी कभी बीमा का क्लेम नहीं कराते कि ये नहीं चाहिए। वो मीसाबंदी भी है लेकिन कभी पेंशन नहीं ली। उन्होंने कहा मैं मीसाबंदी था तो था, ख़राब समय था कांग्रेस का और उन्होंने बंद किया तो कोई बात नहीं, हमारे को इससे कोई लेना क्यों चाहिए।
तो ऐसे उनने अपने सिद्धांत बनाए, मुझे अच्छा लगता है कि उन सिद्धांतों पे वो आज भी कायम रहते हैं। तो जैसे स्वाभाविक रूप से मैं पैसे दूंगा, बोले तुम क्या दोगे, मतलब मेरे पास बहुत पैसे अपना प्रेम है। एक बड़ा खूबसूरत सा वीडियो आपको दिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। वाह, आप कहाँ से कलेक्शन कर लाए? बहुत बड़ा इंस्पायरिंग है ये। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो बोले जा कैसे रहा, तो पैसे देता हूँ। अभी भी बगैर चश्मे के वो अपना हाँ, कोई चश्मा नहीं लगा उनको। अच्छा, कोई चश्मा हाँ, 98 के हैं, सब देख लेते दूर से, अपना काम खुद करते हैं अपने हिसाब से, खेती बाड़ी चिंता पूरी, कमाल है। सब लोगों को लेके चल रहा वगैरह। मैं आता हूँ तो वो भीड़ आती है, बोले तो जा यार जरा जबरदस्ती, मेरा फालतू मेरा दुनिया चलने दे। तो बात क्या कर रहे हैं आपसे वो यही कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारा काम है, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा बहुत हो गया। भले तेरी ये भीड़ भाड़ देख के मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तुम तो चलो यहाँ से। अब भीड़ तो आएगी आई स्वाभाविक रूप से। अच्छी उम्र हो गई है, फिर भी 98 गजब। ला आज भी हमारे यहाँ घर में गेहूं की ट्राली आएगी, तो घर पे नहीं आएगी, पहले अपनी दीदी के यहाँ, मेरे मामा के यहाँ, मेरे मित्रों के यहाँ, सबके यहाँ गेहूं डालते डालते फिर बचेगा तो घर, नहीं तो उसी को जरूरत, सबको अपना आनंद से। जी सर, बहुत बड़ा इंस्पायरिंग है, देख के लोग प्रेरणा पाएंगे कि कैसे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना चाहिए, और आप कितने प्यार से कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपकी डिग्रियाँ देख के बहुत हैरानी होती है, BSc, LLB, MBA और फिर PhD भी। MA भी है पॉलिटिकल साइंस का, MA पॉलिटिकल साइंस वो नहीं लिखा है। और कोई छात्र राजनीति करते करते इतनी पढ़ाई कैसे कर सकता है? देखिए, मेरे को पढ़ने का शौक शुरू से रहा है। कुछ डिग्रियाँ मैंने जब मैं UDA चेयरमैन था तब भी की थी, जब मैंने MA कर लिया, फिर और वो भी नॉर्मल सब विद्यार्थियों के साथ बैठ करके मैंने MA किया है। हाँ। और ख़ास बात ये थी कि मेरे जो गुरु है, जो पॉलिटिकल साइंस के हेड हैं, तो अभी तो रिटायर हो गए उनके, तो ऐसे वो कहते थे कि बेटा तुम जब लिखने जाओगे तो पूरे 5 क्वेश्चन मत लिखना। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों सर? तो बोले तुम्हारी पोजीशन लग जाएगी तो जो रेगुलर बच्चा उसका नुकसान हो जाएगा। तो मैं 4 क्वेश्चन करके आता है कि भाई तुम्हारे लिए PhD के लिए तुम्हारा मन में है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम ऐसे विस्तार से लिख दोगे, जो तुम्हारी पढ़ाई में शुरू से तुम्हारी बहुत अच्छी स्थिति रहती है। तो मैंने थोड़ा ध्यान रखते हुए तो अपनी पोजीशनिंग आप रखते थे कि हम टॉप नहीं बनना, मगर लगातार। हाँ, क्योंकि अब मैं उस समय अपने आके मुझे क्या करना है, लेकिन पहले से ही मकसद था राजनीति में जाना है, समाज सेवा करनी है। वो तो मैंने शुरू से ही रखा है इस मामले में। मैंने एक बार किस्सा सुनाया था मेरा, कि मैं 86 के आसपास की बात है, एक जगन्नाथ सिंह जी यादव MPPSC के चेयरमैन थे, मैं उनके घर बैठा था ऐसे। उन्होंने कहा बेटा आपने क्या किया? मैंने कहा BSc LLB की है, कोई कारण से मैं उनके घर में था। तो उन्होंने कहा तुम PSC दे दो, MPPSC में तुमको डिप्टी कलेक्टर बना दूंगा। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर? हाँ, बोले ऐसा। वो दौर अर्जुन सिंह जी का था, तो स्वाभाविक रूप से तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा नमस्कार, मैंने कहा आपको, मैंने कहा मैं कोई नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैंने कहा ये IAS अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे, ऐसे सहज बोल गया। फिर मेरे को ध्यान में आया कि बड़े हैं और बहुत प्रेम से और मेरा भले के लिए कह रहे हैं, मैं इनको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो मैंने क्षमा भी मांगी कि मेरे को आप माफ़ करना, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा मेरा मत नहीं था कि आपको अपमानित करूं, लेकिन मेरे अंदर का भाव आया कि मैं बताऊं। मैं आपको सच बताऊंगा कि वो जब 2010-11 में, जब मैं 2003 से UDA चेयरमैन था तो एडिशनल कलेक्टर मेरे नीचे थे 2010 तक, और 11 से मैं जब टूरिज्म चेयरमैन बना तब सीनियर IAS हरिंजन राव वगैरह ये सब मेरे MD थे, राघवेंद्र सिंह जो अभी मेरे PS है। तो वो आए मेरे पास मिलने भोपाल, और उन्होंने कहा बेटा यार मेरे को याद है तुमने जो बोला था, तो वास्तव में तुम्हारे हाथ के नीचे यही काम कर रही है। ये भी आज से 12-13 साल पुरानी बात है। अब तो भगवान की दया है, तो परमात्मा की दया है, जैसा थोड़ापन सोचते हो वैसा भगवान मौका दे देता है। सोचते हो फिर लगातार करते जाते हैं। हाँ, ईश्वर की लीला। मगर एक बड़ी रोचक बात है कि आपने PhD करते करते मीडिया पे PhD कर दी। 2008 में आपकी जो PhD है वो पूरी मीडिया पे और BJP सरकार पे है। आप कहें तो उसका कवर पेज भी दिखाएंगे जो आपने मीडिया, आपको याद होगा क्या? याद है मेरे को। मेरे क्या हुआ कि आमतौर पे PhD नकल की होती है। हाँ, बिल्कुल। लोग आरोप लगाते हैं। तो मैंने इस बात का निर्णय किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी PhD पे कोई ऐसा प्रश्न उठाए। तो क्या विषय हो सकता है? तो हमने कहा भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकार की दृष्टिकोण पर मीडिया कर्मी का अनुशीलन, ये सब्जेक्ट लिया था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फिर, क्योंकि वैसा सब्जेक्ट ऐसा है कि मेरे से कोई नींद में भी पूछेगा तो बता सकता हूँ। हाँ। और चूँकि मीडिया को इन्वॉल्व किया तो इसमें हर एक कोई पारदर्शिता से ही काम करेगा।
और आपके मीडिया से हमेशा से अच्छे रिश्ते हैं। ये देखिए, ये वो कवर है ये वो कवर है जो डॉक्टर मोहन यादव की 2008 में अवार्ड हुई है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति प्रदेश के मीडिया कर्मियों के दृष्टिकोण का अनुशीलन। मैंने आपको बताया, अनुशीलन बहुत शानदार शब्द है। निर्देशक थे डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा और श्रोता थी मोहन यादव। तब आप डॉक्टर मोहन यादव हुए नहीं थे। आपको लेके बड़ा अलग अलग भी विचार है। लोग कहते हैं कि आप मोदी के मोहन हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको जिम्मेदारियां मिल रही हैं, जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो मोदी जी का जब मोदी में पूरा देश है तो मैं कैसे अलग हो सकता हूँ? मैं भी तो यशस्वी प्रधानमंत्री का अपना काम करने का तरीका इतना उत्कृष्ट है कि हर एक कोई लालायित होता है कि वो उनके अनुसार काम करे। मैं मान के चलता हूँ कि जिस ढंग से उनने अपनी गुजरात सरकार चलाई थी, एक सरकार के नाते से मैं उनके उन सारी चीज़ों का बहुत अपने लिए एक अलग भाव रखता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में भी विकास के मॉडल गुजरात को जो खड़ा किया है, और अब जब प्रधानमंत्री बने तो और अलग प्रकार का एक उनका जो व्यक्तित्व निकल के आया है। तो हमारे लिए हम भाग्यशाली कि हम उनके समय सरकार में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब दुनिया सीख रही मोदी जी से, तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? हमको तो निश्चित सीखना चाहिए। पर जिस तरीके से आप लगातार दौरे कर रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री तो और भी बने, मगर जिस तरीके से आपको आगे करके बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश घुमाया जा रहा है अलग अलग वर्ग के, तो ये लोकतंत्र की मजबूती, इसलिए हम मोदी का मोहन कहते हैं। नहीं, लोकतंत्र की मजबूती के उदाहरण है। आप इसमें माननीय मोदी जी को इस ढंग से मत देखो। आप ये मान के चलो, जैसे मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। एक राम मंदिर के मामले को लेकर के, राम मंदिर का मसला अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। आप कभी कल्पना करो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो 3 तलाक के मामले में भी 35 साल पहले हुआ था, जब राजीव गांधी की फुल फ्लेज सरकार थी। लेकिन सरकार की कमजोरी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं करा पाए। और ये मोदी जी की विशेषता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, पूरा देश एकदम अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा था, लेकिन सबका विश्वास जीतते हुए हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर के, ना शिलान्यास के समय ना लोकार्पण के समय, पूरे देश में कहीं कोई क्लेश नहीं। ये माननीय मोदी जी की विशेषता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का पालन भी हुआ और सब वर्गों ने स्वागत किया। उसके उल्टे जब भी राम मंदिर का इशू हुआ, हमेशा दंगे हुए। कब दंगे नहीं हुए? कई बार ये कहते हैं हमने ताला खुलवाया इसलिए कि हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहते थे, उसके बाद दंगे हुए। 92 में सरकारें क्यों गिरी? कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, सारी सरकारें, पटवा जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, भाई पर्टिकुलर कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति में वहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है उन पे कार्रवाई करिए। लेकिन चूंकि हिंदू मुस्लिम विषय को बड़ा करना था, और वो जो पाप किया कांग्रेस ने, उसकी कीमत आज तक चुका रही पाप। और मोदी जी का ये विराट व्यक्तित्व है कि उनने एक तरह से राम मंदिर के मसले पे हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा उदाहरण पेश किया। और केवल यहाँ नहीं, अब और भी दुनिया में, अरब में जाकर के अगर मंदिर का लोकार्पण हो रहा, तो ये तो मोदी जी की उनकी अपनी कितनी अलग प्रकार की सोच है कि वो पूरे दुनिया में क्या संदेश दे रहे हैं। उल्टा इधर आ जाओ, मोदी जी के माध्यम से एक ही परिवार में पद हमेशा घर में रहते थे, उसके उलट मेरे घर में तो कोई सांसद नहीं, मेरे घर में कोई विधायक नहीं, मैं तो किसान मजदूर परिवार से निकला हूँ, लेकिन मेरे को मुख्यमंत्री तक बना करके दिखा दिया। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व में माननीय मोदी जी ने एक निर्णय किया है, तो जहाँ जो मोर्चा मिलेगा, जिस जगह मिलेगी, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ किसी को भी मौका मिल सकता है। तो मेरे से बड़ा उदाहरण कौन होगा? मुझे बताना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये एक यादव नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नहीं, याद एक थोड़ा यहीं आके गलती होती है। वो जो चश्मा है जिनको जिसने लगा रखा है, उनकी दृष्टि वैसी है, क्योंकि वो यादव होने के बाद भी घर से बाहर नहीं आने दे रहे। ये जो दो उदाहरण एक साथ मिल रहे हैं। हमने राम मंदिर को बना करके किसी को अपमानित नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का पालन किया, लेकिन आप कोर्ट या प्रेस मीडिया इस ढंग से नहीं लाती माननीय मोदी जी का कि कोई सुप्रीम कोर्ट का पालन कराने वाली सरकार होए तो मोदी जी की है ये। और एक सरकार पहले फेल हुई 3 तलाक के मामले में, उससे इसी प्रकार से माननीय मोदी जी ने किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है तो उसकी कोई पारिवारिक बैकग्राउंड जरूरी नहीं है कि वो कोई राज परिवार का होगा या वो कोई चुने हुए जनप्रतिनिधि के घर का होगा, वो किसी भी समाज का होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा मेरे पास कुल 4 जातियाँ हैं, तो 4 जाति में से कोई को भी मौका मिल सकता है। मैं मेरा उदाहरण पहले बताना चाहूँगा, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ वो तो यादव बहुल नहीं है, बिल्कुल वहाँ ही नहीं, वहाँ तो हमारे 2,80,000 वोट में से 500 यादव भी नहीं है, लेकिन मुझे 3 बार वहाँ भी विधायक बनाया।
तो ये बात हम पूरी दुनिया में चाहते हैं, पूरे देश में चाहते हैं कि जाति आधारित न तो चुनाव विधायक का हो, ना मंत्री का हो, ना मुख्यमंत्री का हो। ये मोदी जी का उदाहरण ये आना चाहिए सबके ध्यान में। तो ये बात तो कोई दुनिया में भी कोई कहीं मेरे से कोई बुलाएगा तो मैं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, मेरा अपने ऐसे बहुत उदाहरण है कि जिनके घर में कोई बैकग्राउंड नहीं और हमको ये मौका मिला है। तो ये तो लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी बात ये है। मगर आपने विधायकी की बात की तो हमको याद आता है कि 2003 में आपको एक बार टिकट मिला था और फिर आपने तैयारी भी शुरू कर दी थी, होर्डिंग पोस्टर लग गए थे, मगर फिर पार्टी ने वो टिकट वापस भी ले ली थी। आपने बिना कुछ कहे टिकट वापस भी कर दी थी, मगर क्या उसी वक्त आपने तय किया था कि विधायक नहीं मगर एक दिन 20 साल बाद मुख्यमंत्री बन के बताऊँगा? देखिए, मैंने कहा कि कोई कैसे बता सकता कि 20 साल बाद क्या बनेगा, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग ऐसी होती है भाजपा में, संघ में, कि हमको, मैं विद्यार्थी परिषद में, संघ में, भाजपा में, सब में काम कर चुका हूँ। हमारे कार्यकर्ता के नाते से गढ़ने में शुरू से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप आपके बारे में निर्णय नहीं करोगे, आपका निर्णय वरिष्ठ करेंगे, पार्टी करेगी। जो पार्टी निर्णय करे उसको पालन करो। तो मैंने उस समय जब मेरी टिकट छोड़ी तो मेरे से पूछा कि आप क्यों छोड़ रहे हो, तो मैंने कहा हम बिजली के बल्ब हैं, जिसका स्विच कहीं हो रहे, आप बंद करोगे तो बंद रहेगा, चालू करो चालू रहेगा। ये हमारा इससे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। तो स्वाभाविक रूप से अपने जब कार्यकर्ता के भाव को इस रूप में ले जाएंगे तो कोई किसी प्रकार की जवाबदारी दे दे, मुझे लगता है उस दिन बहुत लोगों को कष्ट हुआ होगा। आज वो शायद सबको समझ में आएगी कि पार्टी के साथ रहने का, पार्टी के साथ देने का और पार्टी के भरोसे रहने का अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। अब तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, आपने टिकट दी और वापस ली तो लोग विद्रोह करके निर्दलीय लड़ लेते। पंच सरपंच में झंझट होती है, झंझट। पार्षद में होती है। हाँ। मैं जानता हूँ कि जिनने मेरे लिए टिकट दिलाई वो नेताओं ने मेरे को काफ़ी इस मामले में थोड़ा सा नाराज़गी व्यक्त करी थी। मैंने कहा नहीं, मैं विनम्रता के साथ मैंने कहा मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे को जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा, इससे आगे कुछ नहीं। मगर आपके ज़िंदगी से जुड़े कुछ और लोग हैं, आपके मित्र लोग, जो आपको किस तरीके से याद करते हैं, हम बताते हैं आपको। क्या क्या लाए आप ढूंढ करके? मैं डॉक्टर मोहन यादव का मित्र नहीं बल्कि भाई हूँ। मित्र कहना तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, पर एक समय के बाद दो लोग बराबरी के उम्र में जब पहुँच जाते हैं तो मित्रवत हो जाते हैं। मोहन तो अपनी मोहनी से ही मित्र बना लेता है, वो तो उसके तो सभी लोग मित्र हैं। मुझे तो अभी तक उसका कोई शत्रु मिला नहीं, अजात शत्रु है वो। आज की स्थिति में यदि ये मैं कहूँ कि उनके होने और उनके व्यक्तित्व के होने का अर्थ उज्जैनी के गौरव का विषय है। क्या बात है, कुलपति रह चुके हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बहुत प्यार से याद करते हैं। उज्जैन को लेकर उन्होंने बात की और उज्जैन आपकी कमज़ोर कड़ी है, उज्जैन के लिए आप हमेशा बहुत अलर्ट रहते हैं, विकास की बात करते हैं। उज्जैन में एक सर एक वो है, एक द्वार जिसको महामृत्युंजय द्वार बोलते हैं। हाँ, मगर उसको लोग अब मोहन द्वार कहने लगे। आपने इतने प्यार से उसको बनाया है और इतना खूबसूरत बनाया है। जी। देखिए, ये एक ऐसा, मैं जब यूडीए चेयरमैन था तो मैं ये स्मरण करता था कि भाई हमारे द्वारा कोई ऐसे प्रमाण बनना चाहिए जो अपनी इस आज़ादी को गौरवान्वित करे या वर्तमान के समय को इस लोग स्मरण करें। तो उसी में से एक ये भाव निकला कि उज्जैन का बहुत प्राचीन इतिहास है। और मैं उज्जैन कहता हूँ या उज्जैन की बात याद करता हूँ तो उज्जैन की बात केवल नाम उज्जैन रहता है, बाकी हमारी भारतीय विरासत पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में रहती है, उससे कम की बात नहीं होती। तो उज्जैन पे आक्रमण हुआ 1235 में। इल्तुतमिश ने उज्जैन के सारे मंदिर, सारे नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उज्जैन नहीं, वो दिल्ली से तोड़ते तोड़ते आए और वो गए मांडव तक। तो वो खराब समय था, हमारे लोग जब मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हम सक्षम हुए तो हम स्थापत्य के कोई उदाहरण नहीं बनाएंगे। तो मैंने उज्जैन के प्राचीन गौरवशाली इतिहास के सभी सिंबॉलिक रूप से प्रमाणों का वो द्वार बनाया। उस द्वार का लोकार्पण हुआ, उसका नाम भी दिया महामृत्युंजय द्वार, क्योंकि ये तय है कि काल के प्रवाह में हर जीव का जन्म होगा और अंततः शरीर छूटेगा। तो मोक्ष की नगरी भी है उज्जैन, और ये हमारी प्राचीन अवधारणा भी, सनातन संस्कृति। लेकिन इतिहास के पन्नों पे देखें तो उज्जैन में राजा विक्रमादित्य से लेकर के सम्राट अशोक तक, राजा भोज से लेकर सारे राजाओं का राज्य रहा तो उनके प्रतीक चिन्ह लिए। फिर कभी उसमें शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक देव तक सब लोग आए, तो सबके प्राचीन चिन्ह, भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए
तो सारे चीज़ों को हमने पत्थरों पे अंकित करने का प्रयास किया, जिससे आज भी उज्जैन का इतिहास जीवंत हो। उसको महामस्जिद द्वार नाम उसको दिया। बहुत प्यार से कि मोहन जी ने बनाया था द्वार, उस रूप में याद करते हैं। आप उज्जैन के गौरव को लौटाने के लिए तो हमेशा बड़े चिंतित रहे, तो लगातार काम किया भी, आपको काम करने का मौका मिला भी है। एक बड़ी बात वो है कि उस 11 दिसंबर 2023 की आप उस तारीख को भुला पाएंगे जब आपका नाम मनोहर लाल खट्टर ने पुकारा था मुख्यमंत्री पद के लिए? क्या उसके पहले कुछ आपको भान हुआ था? अभी तो बहुत पुरानी बात हो गई है, उसको बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं, मैंने बहुत बार बता दिया। ये तय है कि 11 दिसंबर से लेकर आज तक सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये बताओ। अभी आपने 100 दिन पूरे किए, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सरकार के माध्यम से, सरकार के रिफ्लेक्शन से सरकार की मुखिया के बारे में धारणा बनती। मुझे इस बात की आपको विनम्रता के साथ इतने कहना चाहूँगा कि ये बात सही थी कि मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि हम वो स्वयंसेवक हैं संघ के, जिनको जो काम दे दे पूरी दक्षता के साथ उसकी छाप छोड़ने में हम पीछे नहीं रहते। आप मान के चलिए, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मैं तो इतने प्रशासनिक अनुभव करते करते आया हूँ। जब मैं यूडीए का चेयरमैन रहा, शिक्षा मंत्री रहा, टूरिज्म का चेयरमैन रहा, वेस्टर्न रेलवे बोर्ड मेंबर रहा, टेलीकॉम विभाग में रहा, ईसी मेंबर यूनिवर्सिटी में रहा। माननीय पुराने सीएम साहब तो कोई जवाबदारी नहीं थी, शुरू से संगठन के काम करा, सीधे सीएम बने तो 18 साल तक सीएम रहे। तो ये एक तरह से हम सब कार्यकर्ताओं की ये ट्रेनिंग हो जाती है कि हमको जो काम मिल जाए। मगर आप इतने हंसमुख हैं, नेता हैं, हमेशा आपकी फ़ोटो हंसते मुस्कुराते हुए आती है जो भी कोई फ़ोटो देखें। मगर प्रशासन में जिस तरीके से आपने इन दिनों काम शुरू किया, बहुत शुरुआती दौर में, और आप इतने सख्त प्रशासक के रूप में उभरे कि लोग हैरान रह गए कि आपने अब तक, मुझे लगता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा IAS IPS को हटा चुके हैं आप। देखिए, दोनों बात अलग अलग है। हमारी विनम्रता होना ये स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, और हमको जनता के प्रति जवाबदेह अगर होना है तो मेरे अलग अलग चेयर पे अलग अलग रोल आएंगे। मैं तो उस जगह से खड़ा हूँ जहाँ से विक्रमादित्य ने शासन की सुव्यवस्था दी, और आज के दौर में हम माननीय मोदी जी को देखते हैं। मोदी जी के एक एक काम में वो सारी चीज़ें हमारे लिए पाथेय के रूप में आती है कि अगर हमारे को काम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्यूटी के मामले में कोई लापरवाही बरतेगा ये तो संभव ही नहीं। तो हमारे यहाँ अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाले हैं, और अधिकारी को अधिक कार्य करते करते उतनी जवाबदेही भी रखना पड़ेगी, इसलिए उस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर आप बड़े बने हो तो बड़े जैसे दिखना भी चाहिए। सरकार में हो तो सरकार आपसे अपेक्षा करेगी कि आप अपनी ड्यूटी ढंग से करो। अगर आप ड्यूटी नहीं करोगे तो फिर आपको हम वहाँ क्यों रखेंगे। और किसी गरीब की, किसी महिला की, अगर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरे को क्या आप ही देख के बता सकते हो कि वो वीडियो अगर आएगा तो मेरे तो 1-2 निर्णय के बाद तो फिर सब खुद कहने वाले कि अब इसके बाद में आज शाम तक समाचार आ जाएगा, तो मेरे से पहले जनता अपेक्षा करती है कि वो बता देती कि क्या होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक आप लाइन बना लेते हो कि शुरू से एक लाइन है, लाइन लगातार जारी रहेगी। लाइन मतलब काम के मामले में मैं हमेशा मजबूती सबके साथ खड़ा हूँ, किसी का अपमान नहीं करूँगा, लेकिन काम के आधार पर अपनी सिद्धता दिखाने वाले अधिकारी चाहिएंगे। अगर उसमें कमजोरी है तो फिर मेरी सरकार में उसको कोई महत्वपूर्ण जगह पे बिठाना ये मेरे को शोभा नहीं देता, मेरे मन में अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा, मैंने अच्छा लगता है जनता को कि वो जो चाहती है मुख्यमंत्री शाम तक अच्छा फैसला ले लेते हैं, वैसे अधिकारियों के खिलाफ जिनके बदतमीजी वाले वीडियो आते हैं, और आपने किया भी है, तो आपने अच्छा कहा कि जनता खुद कहने लगती है और हो जाता है ऐसा, तो एक अच्छी छवि है आपकी। मगर जो आपको मौका मिला है 5 सालों का, तो क्या सोच रखा है मध्य प्रदेश के लिए आपने? कैसा विज़न होगा आपका? कैसा मध्य प्रदेश सोच सकता है जनता इन 5 सालों में? देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी कि ये जो प्रदेश का आगामी भविष्य है, हमारे यहाँ अभी तक के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रदेश के जो चित्र बना हुआ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत ज़बरदस्त हो गई 25, अब इससे आगे कहाँ जाएगी, वो जहाँ तक पहुँचेगी। सिंचित रकबा हमारा 96,000 हेक्टर हो गया, इसको 1 लाख करोड़ तक करेंगे तो ये मान लेंगे। उसके बाद तो हमारे यहाँ जो खाद्य आधारित, खास करके फूड आधारित जो इंडस्ट्री लगाना है, उद्योग में बहुत संभावना है हमारे यहाँ पे, जिस पे हम काफ़ी काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से कृषि में अन्य आय के साधन किसान परिवार में देने की ज़रूरत है, तो दूध उत्पादन से हम उनके उस जीवन में बदलाव ला सकते हैं जो अमूल ने माननीय मोदी जी के माध्यम से गुजरात में किया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में खास बात क्या है कि हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं है ज़्यादा, तो मध्य में होने के कारण से कोई तूफान, बारिश, कोई बंदरगाह की झंझट, कोई समुद्र के
झंझट वो कुछ भी नहीं है। तो भविष्य में एग्रीकल्चर ग्रोथ के बजाय अब अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है। और केवल इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री में भी हमारे पास जैसे टूरिज़्म, हेल्थ, ऐसी कई शिक्षा, ऐसे बहुत सारे सेक्टर जिसमें बहुत काम हो सकता है। तो ये पूरे, लेकिन एक बात जरूर है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है, हर जिले की अलग अलग स्थिति है। तो उद्योग में भी माइनिंग आधारित उद्योग भी लग सकते हैं, एमएसएमई के भी लगेंगे, हैवी इंडस्ट्री के भी लगेंगे। ऐसे एनर्जी के सेक्टर में भी बहुत बड़ी संभावना, सभी प्रकार की ऊर्जा को लेकर के बड़ा स्कोप है। आईटी के सेक्टर में बहुत गुंजाइश है। हमने अलग अलग सेक्टर में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और आपको 1 साल के अंदर लगेगा, जैसे अभी 100 दिन के अंदर काफ़ी निर्णय हमने लिए हैं, जैसे एविएशन को लेकर के। अब कितनी छोटी बात है कि हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर से आपके बीमार को ले जा सकते हो, गरीब आदमी नहीं जाएगा। तो हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है कि गरीब से गरीब आदमी, लेकिन कोई एयर एम्बुलेंस का दुरुपयोग नहीं करे, इसलिए कलेक्टर को जोड़ दिया। डॉक्टर डिसाइड करेगा, कलेक्टर परमिशन दे देगा। देश में पहली व्यवस्था पहला होगा हमारा 100%। इसी प्रकार से इंटरस्टेट सर्विस हवाई यात्रा की हमारे यहाँ अब ग्वालियर, जबलपुर, रीवा अगर जाना तो 12-12 घंटे का सफ़र क्यों होना चाहिए, 1 घंटे का सफ़र है। तो हमने ऐसा हवाई सेवा दे दी। इसी प्रकार से धार्मिक पर्यटन में हेलीकॉप्टर की सुविधा होना चाहिए। तो चित्रकूट से लगा के ओंकारेश्वर तक, ओंकारेश्वर से लगा ओरछा तक हमारी अपनी हवाई यात्रा के साथ हेलीकॉप्टर सेवा से भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। मगर आपने सख्त प्रशासन, ये विकास तभी होगा जब प्रशासन सख्त होगा, मजबूत होगा और एक विज़न के साथ होगा। आपके सख्त प्रशासक बाली आए तो एक वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये हमारी सरकार है। इस सरकार में गरीबों का मान सम्मान होना चाहिए। आपके पास के जिले में एक ड्राइवर साहब, अब ड्राइवर से बात करोगे बेचारे तो वो जो जानता है वैसी बात करेगा। एक बड़े अधिकारी थे, बड़े आईएएस थे, अपने ढंग से बोलने लगे। उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कोई बात कही तो उससे कहा तेरी औकात क्या है। आजकल तो मीडिया का जमाना है, बात घूमते घामते हमारे पास आ गई। हमने कहा बहुत अच्छा, भारत माता की जय। अब तो आपको याद कराना पड़ेगा, गरीबों का औकात बताने वाले कम से कम कोई भी हो सकते, मेरी सरकार में बैठ के कलेक्टर तो हो ही नहीं सकते। तो देख के जनता को भी आनंद आया और जो फैसला हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि आपसे पहले के जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे वो तकरीबन 16 साढ़े 16 साल मुख्यमंत्री रहे। आपने कितने साल का टारगेट फिक्स कर रखा है? मैं कोई ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं तो जब दिन मैंने आपसे कहा मैंने विधायकी मिली छोड़ दी, मेरे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और इतने सारे विभाग का इतने प्रकार से काम कर लिया कि मेरे को काम में रुचि रहती। जब तक जो काम मिलेगा मैं डूब के करता हूँ और ऐसा सोचता भी नहीं कि कोई जीवन भर के लिए कोई काम मिलता। अलग अलग काम, अलग अलग प्रकार का। मैं जब यूडीए का चेयरमैन से मुक्त हो रहा था तब मुझे मेरी पार्टी के वरिष्ठों ने कहा कि आपको हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना सकते हैं, आपको अपेक्स बैंक में भेज सकते हैं, आप टूरिज्म भी दे सकते हैं। मैंने कहा मेरे को टूरिज्म दे दो। टूरिज्म सबसे छोटा विभाग था। तो उन्होंने कहा तुम क्यों हाउसिंग बोर्ड नहीं ले रहे हो, बहुत बड़ा काम। तो मैंने कहा निर्माण का काम मैंने कर लिया, मैं सीख गया। मेरे को कोई इससे, मेरा मन में कोई दूसरा भाव नहीं कि ये कोई मेरे लिए अलग से कोई होगा। मैं जो नहीं करा मैंने वो काम हाथ में लिया। तो मेरे मन में आता कि जो काम मिले उसको अच्छे से करो, डूब के करो। और हमारे लिए ये पार्टी के जैसे गंगा की धारा निरल विरल बहती रहती है, तो निर्मल विरल बहते रहने का आदत जो हर एक को काम मिलना चाहिए। तो मैं ये कभी मान के चलता नहीं कि जीवन भर के लिए कोई इतने साल के उतने साल का कुछ नहीं। मैं अपनी मस्ती से काम करता हूँ, उस काम को करता रहूँगा। भगवान करे आप लंबी पारी खेलें और लगातार चलते रहें। और पर अगर लोग कहते हैं कि आपके दिल के करीब कोई विभाग है तो उच्च शिक्षा विभाग है। उसमें आप जब मंत्री थे तो आपने 50 से ज़्यादा कॉलेज खोले कि यूनिवर्सिटी खोली। इस बार क्या सोच रखा है? देखिए फिर वही बात आ जाती है। जब मैं यूडीए में था तो यूडीए में हमने उज्जैन विकास प्राधिकरण में रहते ब्रिज बनाए, द्वार बनाए, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाई। मैंने उस समय जो लैंड एक्विजिशन किया वो आज तक चल रही है। 4 करोड़ का प्राधिकरण हम 100 करोड़ तक ले गए। तो मेरे को उससे माना गया था आप प्राधिकरण, जिसे मैंने कहा हाउसिंग बोर्ड दे रहे थे, इतना काम करा, उसमें पुरस्कार मिले। शिकागो गया मैं, इस्कॉन इंटरनेशनल। जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण के बाद टूरिज़्म में आया तो टूरिज़्म में बहुत पुरस्कार मिले। तो लोग समझ रहे कि मैं टूरिज़्म का बहुत अभी उच्च शिक्षा से अभी आया हूँ, तो लोग वो जोड़ देते हैं। पर मेरे को मज़ा आता है कि ये तो वो जो जिनकी छवि बनी। हाँ, ये सत्य बात है कि जब मैं वहाँ था तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई। अब कुलपति
मैं आपको इसका उदाहरण देके बात बताऊंगा कि कुलपति में इंदौर में था, हमारी प्रोफेसर रेणु जैन जी थे, उनके पति परमात्मा के चलेगा अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुलपति का पति। तो मेरे को थोड़ा अटपटा लगा कि कोई महिला कुलपति के बारे में अगर ये बात आती तो समाज में क्या बनेगा। तो हमने कहा प्राचीन रूप से क्या करते हैं, कैसे बोलते थे, बोले कुलगुरु बोलते थे। हमने कहा इसको क्यों नहीं ले सकते, तो कैबिनेट से डिसाइड करा दिया कि आप कुलपति नहीं कहलाएंगे, कुलगुरु कहलाएंगे। बड़ा अच्छा नाम, मुझे इस बात का पूरे देश से प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ऐसे कई प्रयोग भी कर देता हूँ। तो आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आप जाते जाते विस्तार न्यूज़ का चैनल का आपने शुरुआत की है, और हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि विस्तार न्यूज़ क्यों देखें? देखिए, विस्तार न्यूज़ ने जिस प्रकार का सारा संसाधन जुटाया है, जो विकास के लिए आज के समय में नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत लग रही, वो सब यहाँ है। मैं आपके माध्यम से इतना ही अपेक्षा करूँगा कि विस्तार आपका होए और हमारी सरकार का भी विस्तार होता रहे, तो आप इसी प्रकार से उसकी इन सारी बातों को दिखाते रहें, ये अपेक्षा करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल आपने सर बहुत समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार के तमाम अच्छे कामों को जो सरकार जनता तक पहुंचानी चाहती है, उस काम में हम आपके भागीदार बनेंगे। और ये था हमारे साथ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, हंसमुख, जिंदा दिल और बहुत मेहनती मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने न केवल विस्तार न्यूज़ की आज शुरुआत की और बाकी बहुत अच्छी अच्छी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो निश्चित ही दर्शकों के लिए बहुत प्रेरणादायी होगी। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे आप ऐसा आते रहें और हम लोगों से बात करें। जरूर, बहुत धन्यवाद।